बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 8 साइंस के लिए हिंदी मीडियम मतलब विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चैप्टर वाइज हम देखेंगे, हर एक चैप्टर जो है एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में पूरी आपके सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट आने वाला है आपके एग्ज़ाम में उसके बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम की वीडियो पहले ही आ चुकी है, इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले सिलेबस में अगर आप देखो तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो अध्याय 1 फसल उत्पादन प्रबंध, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, कोयला पेट्रोल, उसके बाद जंतुओं में जनन, फिर बल तथा दाब अध्याय 8, उसके बाद अध्याय 10 ध्वनि, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और प्रकाश। तो टोटल इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इस चैप्टर से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो आप ध्यान रख लो। सबसे पहले फसल जो है वो क्या होता है, तो फसल एक ही किस्म के पौधे जब किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएँ तो उसे क्या कहते हैं, फसल। तो फसल की परिभाषा बाय चांस कभी कभार आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से आपके एग्ज़ाम में आता है वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है फसल जो है खरीफ और रबी फसल, दो वर्गों में फसल को मुख्यतः बांटा जाता है। अच्छा, एक और ध्यान रखना, इसके अलावा जो एक फसल होती है जो पूरे साल बोई जाती है उन्हें हम कहते हैं जायद फसलें। और जायद फसलों का उदाहरण है जो जानवरों को देने वाला चारा होता है वो, उसे हम कहते हैं जायद फसलें। लेकिन आमतौर पर आपका खरीफ और रबी फसल पूछा जाएगा और यहाँ से 100% आएगा ही क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से रट लेना है आपको ये वाला पेज पे। तो खरीफ फसल क्या होते हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें हम कहते हैं खरीफ फसल, और आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है। इनकी जो वर्षा ऋतु आमतौर पर जून से सितंबर होती है, तो इन्हीं बीच में इनको बोया जाता है। उदाहरण ज़रूर याद कर लेना, एग्ज़ाम में कम से कम 2 तो आपको पता होनी चाहिए। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारे क्या हैं, खरीफ की फसलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर रबी की फसलों की अगर हम, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना है इसमें, जो रबी की फसलों में आपका शीत ऋतु में होने वाले जो अक्टूबर से मार्च तक होते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसलें। तो रबी में बहुत सारी दालें होती है, देखो चना, मटर, ये सारे दाल हैं ना। सरसों जो है वो आपका तिल ये जिससे ऑयल निकलता है, अलसी भी से भी ऑयल निकलता है। तो रबी फसलें जो हैं वो अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं। उदाहरण आप ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। और जायद फसलें पूरे साल में। उसके बाद जो एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो चरण है, जब हम कृषि के क्या क्या चरण है, तो ये 7 चरण है, इंपॉर्टेंट याद रखना। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना बीजों की, उसके बाद खाद उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ये 2-3 आप ध्यान रख लेना। फाल किन्हें कहते हैं, हल शेफ्ट क्या होता है, कुदाली क्या होते हैं, ये सब बहुत इजी है, जो पहले से भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेटर, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, कल्टीवेटर क्या होता है, और परंपरागत औजारों में और अभी के औजारों में क्या क्या अंतर है। तो ये सीड ड्रिल जो बीज बोने के लिए आजकल इस्तेमाल किया जाता है, इसका ध्यान रख लेना। फिर खाद और उर्वरक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि खाद और उर्वरक क्या होते हैं, खाद कैसे बनाया जाता है, उर्वरक कैसे बनाया जाता है, और उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो खाद और उर्वरक के जो अंतर हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ से पढ़ लेना। ये 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये खाद और उर्वरक में अंतर। तो खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद उर्वरक जो है उसका फैक्ट्री में उत्पादन होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, खाद से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है, उर्वरक में नहीं होता है। और उर्वरक में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, लेकिन खाद में होते पोषक तत्व सभी हैं लेकिन प्रचुरता में कोई नहीं होते। तो तुलनात्मक रूप से पोषक तत्व कम मिलते हैं इसमें। फिर खाद के क्या क्या लाभ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये देख लेना आप। 4 लाभ हैं इसके, जो हम इसलिए खाद का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर सिंचाई और सिंचाई के स्रोत, ये डायग्राम बाय चांस मोट, चेन पंप, डेकली, ये 3 जो है परंपरागत तरीके, पारंपरिक तरीके अगर कभी पूछ लिया तो इन तीनों का नाम आपसे बस पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। फिर आजकल जो
सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बस नाम आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। फिर खरपतवार, जो अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, और उसके हटाने को हम कहते हैं निराई। और खरपतवार नाशी भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हार्वेस्टर, कटाई, इन सब से रिलेटेड करना है। फिर भंडारण, उसका इम्पोर्टेंट है कि भंडारण करना। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो जो अभी तक आपको बताया उसको आप अच्छे से देख लो। और उसके बाद हर एक चैप्टर के जो आप फिल इन द ब्लैंक्स, जो एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब ज़रूर कर लो। ये सब इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये इजीली आसानी से आप कर सकते हो। तो ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर, जो कि है आपका सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव के सबसे पहले यहाँ से इम्पोर्टेंट ये वाला पैराग्राफ अच्छे से याद कर लो कि सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में। कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ठीक है। उसके बाद विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि विषाणु सूक्ष्म जीव होते हैं या नहीं होते। तो वो भी होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न किस प्रकार हैं कि वो केवल परपोषी होते हैं, कि दूसरों के शरीर में ही वो रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ जुखाम, जैसे ये आप रोग का याद रख लो, जुखाम और इन्फ्लुएंजा, ये विषाणु से होता है, खांसी। कुछ रोग जैसे पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु से होने वाले रोग हैं, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर मलेरिया और अतिसार, ये प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु से होता है। तो जीवाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु, तीनों से होने वाले 2-2 रोग अच्छे से रट लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर ये आपके शैवाल का एक दो उदाहरण है, एक अच्छे से याद कर लो। प्रोटोजोआ का कम से कम एक उदाहरण अच्छे से याद कर लो। और ये है आपका कवक के 3 उदाहरण, इनमें से भी कोई 2-3 याद रख लो, एग्जाम में आ जाता है। फिर उसके बाद सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, तो मित्रवत सूक्ष्म जीव, जिसमें आपके ये दूध से दही, ब्रेड बनाने का जो दही और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। दही में कौन सा होता है, तो ये सूक्ष्म जीव का नाम याद रखना, लैक्टोबैसिलस। ये जो अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। फिर उसके बाद जो ईस्ट, जो हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो ईस्ट क्या करता है, चावल के आटे को किण्वन में सहायता करता है। और किण्वन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। किण्वन होता है आपका, ये हमने डिस्कस पहले भी किया था, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने 1857 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। और किण्वन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्यों हो जाते हैं? ईस्ट जब तीव्रता से जनन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है, और गैस के बुलबुले से, जो बेकिंग इंडस्ट्री में इसका, इसलिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ईस्ट को बहुत बार अगर आपको ईस्ट ना दिया हो तो ईस्ट को खमीर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। खमीर, हिंदी में खमीर भी कहते हैं। फिर सूक्ष्म जीव जो हैं, ये देखो, सूक्ष्म जीवों से औषधीय उपयोग, औषधि भी हम बनाते हैं, जैसे हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। और ये जो प्रतिजैविक हैं उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये 3 आपको दिए हुए हैं। और सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव था, सबसे पहला जो प्रतिजैविक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और उसका नाम दिया था पेनिसिलिन। तो 4 आपको ध्यान रखने, 4 में से कोई 2 आ जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये 4 आप अच्छे से याद रख लो। फिर उसके बाद वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या करता है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, और इसी आधार पर वैक्सीन काम करता है। वैक्सीन या टीके की जो खोज की थी वो की थी सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने, किस रोग की? चेचक के लिए की थी। और कौन कौन से रोग को हम टीके से बचा सकते हैं, तो हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस, इन बीमारियों को वैक्सीन या टीके के द्वारा रोका जा सकता है। फिर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए, जो वृद्धि के लिए हमने पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल करते हैं। जीवाणु आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम होता है राइजोबियम, बहुत बार पूछा जाता है ये, और ये आता ही है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु आगे आप पढ़ोगे, इसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहते हैं, ठीक है। और ये मिट्टी में नाइट्रोजन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो नीले हरे शैवाल और नाइट्रोजन। फिर वायुमंडल को साफ़ रखने में, हमारे पर्यावरण को साफ़ रखने में भी ये सहायता करता है। फिर हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है, तो जो सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं उन्हें हम कहते हैं रोगजनक। तो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं रोगजनक। और रोग जो है 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं,
ऐसे रोग जो स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हो, ऐसे रोगों को हम कहते हैं संचरणीय रोग। उदाहरण हो गया आपका हैजा, सामान्य जुकाम, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, ये सारे होते हैं संचरणीय रोग। और संचरणीय रोग को जो फैलाता है उसको हम कहते हैं रोगवाहक। क्या कहते हैं? रोगवाहक। जैसे मक्खी जो है वो सबसे ज़्यादा रोग फैलाने का कारक बनती है। कुछ इंपॉर्टेंट दो आपको याद रखना है। एक मादा एनाफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया को फैलाता है, और ये मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी जो है उसको कौन सा है? प्लाज्मोडियम, इसका वाहक होता है। इसी तरह से मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक होता है। तो ये दो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। फिर ये टेबल से आपको 100% क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से देख लेना है आपको कि सूक्ष्म जीवों में होने वाले सामान्य, मनुष्यों में होने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से। खसरा होता है वायरस से। चिकन पॉक्स होता है वायरस से। पोलियो होता है वायरस से। वायरस मतलब विषाणु। हैजा होता है जीवाणु से। टाइफाइड होता है जीवाणु से। तो जीवाणु से होने वाले 3 रोग, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड। हेपेटाइटिस ए भी वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और ये इनके संचरण का तरीका है और ये बचाव के उपाय है। इनमें अब देख लेना, हो सकता है 1 नंबर का इसमें बचाव के तरीके भी आ जाए। जंतुओं में जो रोग होते हैं उनमें सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट कॉच ने, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से एंथ्रेक्स रोग। तो एंथ्रेक्स जो है वो मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। और गाय में खुर एवं मुंह का रोग ये वायरस द्वारा होता है, लेकिन एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोग है, जैसे नींबू कैंकर, गेहूं का रस, भिंडी की पीत। इन्हीं 3 में से एक आएगा आपका। तो नींबू कैंकर किसके द्वारा होता है? जीवाणु के कारण। गेहूं की रस होता है कवक के कारण। भिंडी की पीत होती है वायरस के कारण। संचरण का तरीका तीनों में दिया हुआ है। फिर उसके बाद खाद्य विषाक्तन क्या होता है कि जब सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं तो कभी कभी वो भोजन हमारे लिए विषैला पदार्थ उत्पन्न कर देता है, उसको विषाक्त बना देता है। इसी को हम कहते हैं खाद्य विषाक्तन। फिर खाना को बचाए रखने के लिए भी हम यह इस्तेमाल करते हैं परिरक्षण। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए जिन रसायन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं परिरक्षक। 2 इम्पॉर्टेंट, नमक और अम्ल के अलावा एक और जो है 2 इम्पॉर्टेंट केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सोडियम बेंजोएट और एक होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये 2 सामान्य परिरक्षक है और जैम और स्क्वैश बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नमक के द्वारा परिरक्षण करते हैं, क्योंकि नमक में आमतौर पर नमक के द्वारा मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। चीनी द्वारा परिरक्षण करने के लिए जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी के द्वारा करते हैं। तेल और सिरके जो है इसको अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए इसका किया जाता है, ठीक है। गर्म एवं ठंडा करने से भी जो है परिरक्षण होता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण कैसे किया जाता है? ये टेम्परेचर याद रख लो, आएगा एग्ज़ाम में, कि सूक्ष्म जीव जो है दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चरीकरण। और इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने, जिसने कि किण्वन की खोज की थी। ये ध्यान रखना है आपको। फिर भंडारण, पैकिंग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये सब हमने कर ही लिया है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस बस इस चैप्टर में आपको इतना ही इंपॉर्टेंट आता है। फिर मैं कहूँगा कि जो आपके हर एक चैप्टर के पीछे के फिल इन द ब्लैंक्स है और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग, मिलान करने वाले, इसको अच्छे से कर लेना है। इन्हीं में से ही आएगा आपका एग्ज़ाम में। तो ये 2 चैप्टर हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा चैप्टर, जो कि है आपका कोयला एवं पेट्रोलियम। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा और उदाहरण। तो जो असीमित मात्रा में है वो अक्षय हैं और जो सीमित मात्रा में है वो समाप्त होने वाले हैं। उदाहरण में सूर्य का प्रकाश, वायु अक्षय हो गए और वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोल ये सारे हो गए समाप्त होने वाले। फिर उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण क्या होता है, तो कैसे बनता है? तो उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और मुख्य रूप से कार्बन होता है। और इस मृत वनस्पति से धीमे क्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने को हम कहते हैं कार्बनीकरण। और क्योंकि वनस्पति अवशेषों से बना है तो इसलिए हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन,
ठीक है। जीवाश्म ईंधन किन्हें कहते हैं? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बनता है उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म, और ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसलिए से जीवाश्म ईंधन। फिर उसके बाद यहाँ होता है वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयले से 3 चीज़ें बनाई जाती हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक जो है वो शुद्ध रूप होता है कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ। जो आप लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कोयला कहते हैं वो आमतौर पर कोक ही होता है। और कोलतार होता है एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। ये 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यहाँ से ये वाला लाइन अच्छे से याद कर लेना कि कोलतार के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, कि किस किस रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रंग बनाने के लिए, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेफ्थलीन की जो बॉल्स बनाई जाती हैं, नेफ्थलीन की गोलियां जो कीड़े और मौत को भगाने के लिए, उसमें भी हम कोलतार का इस्तेमाल करते हैं। फिर कोयला गैस बनाने के प्रक्रम को, जब कोयले को बनाया जाता है, कोक में परिवर्तित किया जाता है, उस दौरान जो गैस निकलती है उसको हम कहते हैं कोयला गैस, और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये 2-3 आपको इम्पोर्टेंट। फिर पेट्रोलियम जो परिष्करण है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेट्रोलियम क्या होता है? गहरे कलर का तेलीय द्रव होता है। और पेट्रोलियम भी कैसे बना वो, तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब मर गए तो उनके शरीर समुद्र के नीचे जाके जमा हो गए, धीरे धीरे रेत मिट्टी के सतह से ढक गए, और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब में वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो ये आपको कोयला और पेट्रोल दोनों का आपने देख लिया। फिर पेट्रोलियम के अलग अलग रंग, अलग अलग संघटक को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं परिष्करण। ये आप ध्यान रखना। और जहाँ होता है उसे पेट्रोलियम परिष्करण ही कहा जाता है। जो जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो है ये टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका कि पेट्रोलियम के अलग अलग संघटक और उनके उपयोग। तो 7 संघटक होते हैं: एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमिन। तो एलपीजी जिसका घरों में इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल जिसका वाहनों में इस्तेमाल होता है, मिट्टी का तेल, देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है मिट्टी का तेल। फिर है आपका पैराफिन मोम, बिटुमिन, ये 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। पेट्रोल का इस्तेमाल और एलपीजी का इस्तेमाल तो आपको पता ही है। मिट्टी के तेल का इस्तेमाल, और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जेट वायुयान के लिए ईंधन। तो जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल भारी मोटर वाहनों के लिए, स्नेहक तेल के लिए, स्नेहन बनाने के लिए। फिर पैराफिन मोम, तो ये मरहम बनाने, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में। बिटुमिन का इस्तेमाल पेंट एवं सड़क निर्माण में। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट अच्छे से सातों देख लो, हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ आ जाए। फिर यहाँ पर आपका एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म। सीएनजी या प्राकृतिक गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और ये उच्च दाब पर उसको भंडारित करके रखा जाता है। इसका इस्तेमाल क्यों अच्छा है? क्योंकि एक स्वच्छ ईंधन है, कम प्रदूषणकारी है, स्वच्छ ईंधन है। ठीक है। और इसको सीधा जलाया जा सकता है, आपूर्ति आसानी से की जा सकती है। तो ये कुछ कारण है। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो सबसे है लास्ट में, वो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, PCRA। ये क्या करता है? कुछ सुझाव देता है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल कैसे बचाएं। तो वो क्या है कि संभव हो तो गाड़ी को मध्यम गति से चलाएं और समान गति पर चलाए रखें, ज़्यादा एक्सेलरेट भी ना करें, डीएक्सेलरेट भी ना करें। फिर यातायात लाइटों पर जहाँ गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़ी होनी है वहाँ इंजन बंद कर दे। टायरों का प्रेशर सही रखें और गाड़ी का नियमित रखरखाव करें। एक बार ये आ गया था ये क्वेश्चन कि 4 कौन कौन जो उपाय बताए थे। हालांकि 3 जो आपके फुल फॉर्म हैं, एक है आपका PCRA, एक है CNG, एक है LPG। इन तीनों में से आपका एक ना एक एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, इसको नोट कर लो। तो ये था हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं हमारा चौथा चैप्टर, जो कि है आपका जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन क्यों आवश्यक है? तो ये पूछा जाता है। तो ये उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? उत्तरजीविता के, अपनी जैसे जीवों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे अपनी वंश को बढ़ाने के लिए, उसको हम कहते हैं उत्तरजीविता। जंतुओं में खासकर पूछा जाता है। तो जंतुओं में 2 प्रकार के जनन होते हैं। अगर हम देखें पौधों की तरह जंतुओं में भी 2 विधियाँ होती हैं, एक अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन में होता क्या है कि नर और मादा में जनन भाग और जननांग होते हैं, और पौधों की तरह नर और मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। तो नर और मादा युग्मक मिलकर बनाते हैं युग्मनज, और ये युग्मनज विकसित होकर नया जीव बनता है। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब
इसमें उसके बाद नर जननांग के आपके भाग आपको पता होने चाहिए। तो नर जननांग में आपका एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं और एक शिश्न होता है। वृषण में नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं उसका उत्पन्न होता है और लाखों शुक्राणु उसमें उत्पन्न होते हैं। तो ये डायग्राम आप अच्छे से याद रख लो। ये हो गया आपका वृषण, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और फिर ये शुक्राणु नलिका द्वारा ये शुक्राशय में जाके स्टोर हो जाता है और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो शिश्न के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये नर युग्म और आपके नर जननांग के अलग अलग भाग थे। उसके बाद ये है मानव शुक्राणु के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक पूंछ जो दिशा देता है, मध्य भाग जिसके अंदर एनर्जी होती है और टेल जो आगे जाने के लिए इसके अंदर जो डीएनए वाला पार्ट है वो टेल के ही अंदर होता है। फिर है मादा जननांग। मादा जननांग की जो है, जिस प्रकार से नर जननांग के 3 मुख्य भाग है, मादा जननांग के भी 3 मुख्य भाग है, जिसमें 2 होते हैं आपके अंडाशय, 2 अंडवाहिनी और एक आपका गर्भाशय। ठीक है, तो एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। और आपसे पूछा जाए कि निषेचन, ये मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं अंडवाहिनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो मादा युग्मक को हम कहते हैं अंडाणु या डिंब भी कहा जाता है और हर मास दोनों में से किसी एक अंडाशय से डिंब का निर्मोचन होता है। और गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है और ये दोनों जब मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने को कहा जाता है निषेचन। और निषेचन होने के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं युग्मनज। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इसे हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज। बहुत बार पूछा जाता है, ये युग्मनज वाला टर्म आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद अगर देखें निषेचन के प्रक्रम में जो स्त्री है उसके अंडाणु और नर के शुक्राणु का संलयन होता है और नई जो संतति है वो आती है और इस तरह से हर एक जनरेशन तक ऐसे ही होता है। फिर अगर हम निषेचन देखें तो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। और उसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी। तो 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा, या अपने आप भी आप बहुत सारे दे सकते हो। अच्छा, एक फुल फॉर्म यहाँ देख लेना, IVF। इसको हम कहते हैं इन विट्रो निषेचन, जो शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन किया जाता है और इस तकनीक से जन्मे शिशु को कहा जाता है परखनीली शिशु। ठीक है। अच्छा, जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें मादा शरीर जो है क्रिया जंतु के शरीर के बाहर होती है और जंतुओं का अच्छा, ये हो गया आपका दूसरा हम पढ़ रहे थे जहाँ इधर है। हाँ, आंतरिक निषेचन के बाद अब है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन किसके अंदर होता है, वो होता है आपका, ये देखो, जब निषेचन नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। ये आमतौर पर मछली, स्टारफिश, मेंढक इन सब में होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या क्या विकास होता है इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब अंडाशय से अंड या बिंब निकलता है और उसको शुक्राणु मिलने के बाद युग्मनज बनता है, तो धीरे धीरे ये विकास करके और जब गर्भाशय की जो दीवार है उस पर जाके आरोपित हो जाता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं भ्रूण। ठीक है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होना शुरू कर देता है और जब 3 महीने हो जाते हैं, 3 से 5 महीने हो जाते हैं, तब उसके हाथ, पैर और सिर, आंखें, कान ये सब विकसित हो जाते हैं और ऐसी अवस्था को कहा जाता है गर्भ। ठीक है, और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तब नवजात शिशु का जन्म होता है। फिर इम्पोर्टेंट 2 टर्म आप यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, वो है जरायुज और अंडप्रजक जंतु। इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है, जरायुज वो जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं जरायुज जंतु, और जो अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडप्रजक जंतु, जिनमें अंडों से नए जो खासकर पक्षियाँ जो हैं, सारे पक्षी अधिकतर वो अंडप्रजक होते हैं, या सरीसृप जितने होते हैं वो अंडप्रजक ही होते हैं। और उसके ऊपर जो भी हैं जैसे आपके मनुष्य हो गए या जितने भी जानवर हैं वो सभी आमतौर पर जरायुज ही होते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट है। फिर शिशु से वयस्क कैसे कैसे बनता है ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको। 2-3 ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। मेंढक में अगर हम देखें तो अंडे से टेडपोल और वयस्क, तो ये जो अवस्थाओं में जो चेंज आता है, अगर मनुष्य की हम बात करें तो जो छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो अचानक से उसके शरीर में आप कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेंढक में जो है बहुत जल्दी रूपांतरण होता है,
कि टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है और छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। तो परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण। और ये मेंढक में होता है। बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होना उसको कहा जाता है कायांतरण। नवजात शिशु में भी परिवर्तन होते हैं बट इतनी जल्दी नहीं होते, ठीक है। और उसका हर एक रूप जो है वो समान ही रहता है। जैसे शिशु को देख के आप बता सकते हो कि आगे चल के ये कैसा रहेगा, उसके बस आकार में परिवर्तन होता है और उसके रूप में और बाकी चीज़ों में परिवर्तन नहीं होता है। परंतु कायांतरण में क्या होता है, देखो अंडे से टेडपोल का अलग स्ट्रक्चर है और जब ये और बनता है तो इसका धीरे धीरे स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाता है। आप टेडपोल को देख के नहीं बता सकते कि किस तरह का वो मेंढक का स्ट्रक्चर होगा, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कायांतरण। फिर अलैंगिक जनन से आपका क्वेश्चन आता है। अलैंगिक जनन दो इंपॉर्टेंट याद रखना, हाइड्रा में और अमीबा में। हाइड्रा में जो है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन। तो अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं। दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, हाइड्रा में होता है मुकुलन और अमीबा में होता है द्विखंडन। जब 1 से 2 में विभाजित हो जाता है, एक जो पेरेंट सेल है उससे 2 संतति जब बन जाती है विभाजित होकर, इसे हम कहते हैं द्विखंडन। तो मुकुलन और द्विखंडन ये 2 ऐसी विधियां हैं। बस ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ये वाला इसमें से ज़रूर पढ़ लेना, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वाले चैप्टर में ये वाला ध्यान से पढ़ लेना ये सारे, तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ये वाले चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको देख लेना। तो ये था आपका जंतुओं में जनन। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। इसके भी आप ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके भी अच्छे से कर लेना है, आपको करवाए ही गए हैं। और फिर ये कथन सत्य असत्य भी कर लेना, इम्पॉर्टेंट आ जाता है इसमें। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं जो कि आपका आ रहा है, वो है बल तथा दाब। तो बल तथा दाब में सबसे पहले बल क्या होता है, तो किसी भी प्रकार का धक्का या किसी भी प्रकार का, जैसे बल की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के मतलब अभिकर्षण या खिंचाव, जिसे कहते हैं अपकर्षण। तो खिंचाव होता है अपकर्षण और धक्का होता है अभिकर्षण। तो किसी भी लगने वाला अभिकर्षण या अपकर्षण बल या खिंचाव, वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम कहते हैं बल। इसमें एक ये आता है बल का, और बल से क्या क्या हो सकता है। तो बल कैसे लगते हैं, तो अन्योन क्रिया के कारण लगता है। फिर बल के क्या क्या जो भाग होते हैं, बल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक ही दिशा में लगाए गए बल जो है जुड़ जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, सच उतना नहीं है। हाँ, बल क्या क्या कर सकते हैं, तो बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा बल जो है वो एक तो गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है बल के द्वारा, उसके आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये 2 परिवर्तन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा बल के द्वारा क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है, उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो गति में परिवर्तन कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है, 2 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर बल के 2 प्रकार, आमतौर पर 2-3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है आपका संपर्क बल, जो संपर्क में आने पर लगता है। तो इसमें पहला है आपका पेशीय बल, जो आप मांसपेशियों के द्वारा हम लगाते हैं, उस बल को हम कहते हैं पेशीय बल। मांसपेशियों के द्वारा लगने वाले बल को कहा जाता है पेशीय बल, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। फिर दूसरा जो आपका संपर्क बल है वो है आपका घर्षण बल, ठीक है। और संपर्क बल क्यों, क्योंकि संपर्क में आने पर ही लगते हैं। दूसरा संपर्क बल है आपका घर्षण बल। तो ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है, घर्षण बल और पेशीय बल, ये दोनों संपर्क बल के उदाहरण हैं। फिर असंपर्क बल के 2 उदाहरण हैं, 3 उदाहरण आप ध्यान रखना। पहला चुंबकीय बल, और उसके बाद दूसरा है आपका स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है स्थिर विद्युत बल। और वस्तुओं से संपर्क में नहीं होने पर भी ये बल लगता है, इसीलिए इसे असंपर्क बल कहा जाता है। तो असंपर्क के 3 हो गए आपके, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि संसार में सभी चीज़ों के बीच में लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 बल आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसको हम गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है दाब। दाब क्या होता है, इसका ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब हो गया आपका बल अपॉन क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लो, एग्जाम में आ सकता है आपके। फिर
उसके बाद है कि क्या द्रवों और गैसों द्वारा भी दाब लगाया जाता है, तो बिल्कुल इनके द्वारा भी दाब लगाया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों भी दाब लगाते हैं, ठीक है। और गैसें जिस बर्तन में रखते हैं उसकी दीवारों पर दाब लगाते हैं। वायुमंडलीय दाब का होता है, जो हमारे और वायु का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं, और वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और ये बस इतना ही, एज सच इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं जितना आपका आएगा, ठीक है। बस तो ये आपका इस चैप्टर में इतना ही था। अगला चैप्टर इसमें भी थोड़ा बहुत देख लेना, ये हो सकता है इम्पोर्टेंट आ जाए, ठीक है। ये जैसे आपको बल क्या क्या कर सकता है, तो गति और आकार में परिवर्तन कर सकता है, संपर्क बल, असंपर्क बल, बल और दाब की परिभाषा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं हम, काफ़ी ये नेक्स्ट है ध्वनि। तो ध्वनि जो है इसमें इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं वो ज़रूर देख लो आप। देखो ध्वनि में दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीन चीज़ें खासकर जो आएंगी एग्ज़ाम में। सबसे पहला होता है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, तो ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन से। और कंपन क्या होता है, तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं, और इसी के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। और यहाँ पे आपको कुछ वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, दो आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसे वीणा जो है तानित डोरी, तबला जो है वो तानित झिल्ली के द्वारा होता है, तो इसमें से एक न एक आ जाएगा। फिर उसके बाद और भी अलग अलग तरह के जो वाद्य यंत्र है, जैसे मांझ, घटम, नूट, करताल, ये सब आपने देखा होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है मानव द्वारा कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र और कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है, और जो कंठ है, शरीर का यह भाग जो है वो क्या कहलाता है, ये कठोर उभार को खोजिए। और जो हमारा कंठ या वाक्य यंत्र है ये श्वास नली के ऊपर सिरे पर होता है, और वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु होते हैं, इस प्रकार से तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु निकलने पर एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। और जब हम वायु लगाते हैं, जब फेफड़े बल वायु को ऊपर की ओर भेजते हैं, तो ये वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां जो है वो तनी हुई या ढीली कर सकती हैं। जब वाक तंतु जब तने हुए या पतले होते हैं, तब वाक ध्वनि का प्रकार अलग होता है और उसकी गुणवत्ता अलग होती है। तो वाक ध्वनि जब ढीले हो तो आवाज़ पतली होती है, वाक धनु जब टाइट हो तो आवाज़ जो है वो पतली या बहुत मीठी आवाज़ होती है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई है वो 20 मिलीमीटर, महिलाओं के वाक तंतु की 15 मिलीमीटर, और बच्चों के वाक तंतु की और छोटी होती है। फिर उसके बाद इतना सच इम्पोर्टेंट, हाँ, फिर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तीनों माध्यम में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन कहाँ नहीं कर सकता, तो निर्वात में नहीं कर सकता, ठीक है। ध्वनि को माध्यम चाहिए, ध्वनि निर्वात में जो है संचरण नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, और कहाँ संचरित हो सकती है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती है। फिर उसके बाद आता है कि अब ध्वनि उत्पन्न हो गई तो हम ध्वनि को सुनते कैसे हैं। तो ध्वनि जो है हमारे कान के जो बाहरी भाग है, जिसे कीप या फनल कहते हैं, उससे प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद एक नालिका से गुजरते हुए एक तानित झिल्ली पर जाती है, जिसे हम कहते हैं कर्णपटल। और ये वाइब्रेट करने के बाद, जब कर्णपटल वाइब्रेट या जिसे हम कहते हैं कंपित होता है, ये एक रबड़ शीट के समान होता है, और कंपन के बाद ये आंतरिक कान तक भेजता है, और आंतरिक कान से संकेत मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि जो कंपन है उसके तीन मुख्य चीज़ें होती है, आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति। अच्छा, दोलन गति आपने देखा होगा, तो दोलन गति इधर उधर या आगे पीछे की गति को हम कहते हैं दोलन गति। और यहाँ से तीन चार चीज़ें आप ध्यान रखना। पहला है आवृत्ति, तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। एक हर्ट्ज का मतलब होता है एक दोलन प्रति सेकंड, कि अगर एक सेकंड में एक दोलन हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं एक हर्ट्ज, उसकी आवृत्ति होती है 1 हर्ट्ज। और कोई इससे रिलेटेड देखो न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा आपका, एक क्वेश्चन आएगा आपका जिसमें आपको दोलनों की संख्या दी होगी, तो हो सकता है आपको आवृत्ति निकालना हो, या हो सकता है आपको आवर्तकाल निकालना हो। आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक दोलन करने में लिया गया समय आवर्तकाल, और एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
फिर उसके बाद प्रबलता तथा तारत्वता। तो ध्वनि की प्रबलता मतलब ध्वनि कितना प्रबल है, कितना भारी है, वो किस पर निर्भर करता है, वो करता है उसके आयाम के। तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। आयाम अगर 2 गुना होगा तो प्रबलता 4 गुना हो जाएगा। प्रबलता को डेसिबल से मापा जाता है और आमतौर पर जो ध्वनि की प्रबलता है वो 80 डेसिबल से अधिक होने पर हमारे शरीर के लिए कष्टदायी होते हैं और उसे हम शोर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। ठीक है। और एक और चीज़ होती है, अगर ध्वनि की जो तारत्वता है, ठीक है, तारत्वता ये किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पर। तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्वता को निर्धारित करता है। तो अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कह सकते हैं ध्वनि तीखी है, और आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्वता कम है और आवाज़ है वो काफ़ी भारी रहेगी उस केस में। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है। देखो, मानव जो कान है उसके लिए हम जो है वो 20 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि नहीं सुन सकते। तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि कहलाती है, ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियाँ हैं उनको कहा जाता है अश्रव्य ध्वनि। तो अश्रव्य हो गया 20 से कम, और 20,000 से अधिक भी हम नहीं सुन सकते। तो 20,000 से अधिक को हम कहते हैं पराश्रव्य या अल्ट्रासाउंड। और जो मानव सुन सकता है वो कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति ही हम सुन सकते हैं। उससे अधिक को हम कहते हैं पराश्रव्य, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो है वो हो जाती है पराश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से कम की जो है वो होती है अश्रव्य। फिर शोर और संगीत। तो जो वांछनीय ध्वनि है वो संगीत कहलाता है, अवांछनीय ध्वनि शोर कहलाता है। और ज़्यादा देर तक शोर में रहने से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें आप आसानी से कर सकते हो, कैसे आप उसको कम कर सकते हो, और इन सब चीज़ों का ये जनरल टॉपिक, इसमें आप आंसर दे सकते हो। तो ये आपका था ध्वनि वाला चैप्टर। अच्छा, ये ध्यान रखना, ध्वनि के भी ये 2-3 टॉपिक्स अच्छे से याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है। और कर्णपटय, कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति को किस में व्यक्त करते हैं, आयाम से कैसे निर्भर करता है, आवृत्ति पर क्या निर्भर करता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट। और ध्वनि प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। फिर यहाँ पे ये वाला ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्वनि संचरित क्या कहाँ से हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में हो सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो तो ज़रूर कर लेना है एनसीईआरटी के। हो सकता है इसमें से कोई ज़रूर आ जाए, ठीक है, इसमें से कोई एक आ जाए। तो ये सब क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। ये वाला क्वेश्चन, इसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा, इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ज़रूरी नहीं है यही आए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जैसे 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन करने में लिया गया समय। तो 40 दोलन करने में लिया गया समय है 4 सेकंड। तो एक दोलन में कितना हो जाएगा, 4/40 सेकंड। तो ये हो गया 1/10 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड हो जाएगा इसका आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कितना हो गया, 0.1 सेकंड। आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे कि जो 4 सेकंड में कितना हो रहा है, 40 दोलन, 1 सेकंड में कितना होगा, 40/4। तो ये हो जाएगा आपका 10 दोलन प्रति सेकंड। तो इसलिए 10 हर्ट्ज़ आ जाएगा, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज़। तो 10 हर्ट्ज़ जो है वो इसकी इकाई हो जाएगी। फिर ये मच्छर अपने पंख को 500 कंपन प्रति सेकंड की दर से कंपित करता है। तो आवर्तकाल कितना है, तो 500 कंपन प्रति सेकंड। तो ये ध्यान रखना, जो आवृत्ति है वो और आवर्तकाल, तो ये आपको आवृत्ति दिया हुआ है 500 हर्ट्ज़, कंपन प्रति सेकंड को हम हर्ट्ज़ कहते हैं। तो 500 हर्ट्ज़ है, और आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल होता है वो 1/ जो आवृत्ति वो हो जाता है। तो आवृत्ति है आपका 1/500। तो 1/500 हम रखेंगे तो ये हो जाए आपका 0. देखो ये 0 आ गया, फिर यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ 2 0, तो 0.002 सेकेंड। तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया, 0.002 सेकेंड। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है। अब बस 2 चैप्टर और बचे हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं। एक है आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में ज़्यादा नहीं आता है, आपको बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि किन किन चीज़ों से विद्युत का चालन हो सकता है। तो द्रव से हो सकता है, ठोस से भी हो सकता है, ठीक है, और गैस से नहीं होता है। द्रव में भी किससे होगा, जिसमें आयन होंगे।
शुद्ध जल से नहीं होगा, ठीक है, शुद्ध जल से नहीं होगा। और ठोस में आमतौर पर जो विद्युत के सुचालक होते हैं जैसे तांबा, एल्युमिनियम, ये सब आपको ध्यान रखना है। इनसे अधिकतर हम इस्तेमाल करते हैं जो तार बनाने के लिए, तो तांबा, एल्युमिनियम, इनमें हालांकि सभी जो धातु हैं वो चालन करते हैं, बट जो अच्छे चालक हैं वो होते हैं तांबा, एल्युमिनियम। चांदी भी है परंतु चांदी का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, स्वच्छ जल जो है वो इसका चालन नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा एलईडी का फुल फॉर्म देख लेना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड बहुत बार आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, रासायनिक प्रभाव में आपसे पूछा जाता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसकी जो खोज की थी वो विलियम निकोल्सन ने की थी। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें होता है जब हम विद्युत की सहायता से किसी एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाते हैं, चमकदार परत चढ़ाते हैं, उसको कहा जाता है विद्युत लेपन। और विद्युत लेपन में हम आमतौर पर किस किस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका, अच्छा होता कैसे है, जैसे कॉपर सल्फेट विलयन में अगर हम देखें तो कॉपर और सल्फेट वियोजित हो जाता है और तांबा जो है वो ऋण टर्मिनल पे इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और उस पर निक्षेपित हो जाता है। तो इसी प्रकार से जिसका भी हमको करना हो, जैसे हाँ यहाँ से क्वेश्चन है विद्युत लेपन, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ को किसी वांछित धातु पर निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन। और किस किस का विद्युत लेपन किया क्यों जाता है और किस किस का होता है, तो ये उदाहरण याद रख लेना। यहाँ से आता है क्वेश्चन कि कार के भागों पर, स्नान टोटी के और गैस बर्नर, साइकिल, इन सब पर किसका लेपन किया जाता है, क्रोमियम का। क्रोमियम एक चमकदार होती है, संक्षारित नहीं होती, खरोंचों का प्रतिरोध करती है, इसीलिए उसका प्लेटिंग करते हैं। फिर आभूषणों में हम चांदी और सोने का विद्युत लेपन करते हैं। उसके बाद खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए टीन के डिब्बों जो है लोहे के ऊपर, हम टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट, हाँ यहाँ से ये याद कर लेना, विद्युत चालक, ये चारों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स। और ये अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है हमारा, फटाफट आपको बता देते हैं, वो है प्रकाश। इसमें आपको जो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सबसे पहला है प्रकाश जो है वो प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के जो नियम है वो क्या होते हैं, तो परावर्तन के नियम अगर हम देखें, परावर्तन होता क्या है, तो जब कोई किरण, अगर हम यहाँ पे आपको, हाँ ये है आपका प्रकाश का परावर्तन, जब कोई किरण किसी परावर्तक सतह पर जाती है उसको हम कहते हैं आपतन किरण, आपतित किरण। और ये जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। आर बनता है परावर्तन कोण, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण। और ये अभिलंब से जितना एंगल बनाते हैं उसको हम कहते हैं आपतन कोण, और यहाँ से जो एंगल बनाता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। और ये तीनों पॉइंट जो आपका परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला तो दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। और एक और पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह परावर्तन के नियम हो। तो 2 नियम अच्छे से याद रख लेना, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर से और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, जो कि है पार्श्व परिवर्तन। अगर हम देखें दर्पण, समतल दर्पण की क्या क्या खास बात होती है, तो समान आकार, समान ऊंचाई वाले प्रतिबिंब बनाता है, बट वो पार्श्व परिवर्तित होता है। फिर विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन थोड़ा देख लेना, कम ही आता है लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेना। उसके बाद बहुप्रतिबिंब, जैसे आप देखा होगा आपने कि जब आप शेविंग कराने जाते हो तो उसके पीछे मिरर लगा जाता है आपके पीछे, तो बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये 2 समतल के बीच में रखने पर बहुत प्रतिबिंब बनता है। फिर कलाइडोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसे हम बहुमूर्तिदर्शी भी कहा जाता है, कैसे बनता है, ठीक है। फिर हमारे नेत्रों की संरचना, अगर हम, अच्छा सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों में माना जाता है। उसके बाद नेत्रों की संरचना क्या होती है, किसका क्या काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि नेत्रों के जो सबसे बाहरी भाग होता है इसको हम कहते हैं परितारिका, जिससे कि
आपका जो पारदर्शी अग्रभाग है, इसको कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं, और कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। और आइरिस या परितारिका जो है वो एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं आइरिस के अंदर, और पुतली का जो साइज़ है वो परितारिका को नियंत्रित करता है। और ये परितारिका जो है नेत्र का वह भाग है जो रंग भी प्रदान करता है। और प्रकाश में प्रवेश होने वाली जो आँखों में प्रवेश होने वाली प्रकाश है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और प्रकाश प्रवेश किससे करता है, तो पुतली के माध्यम से प्रवेश करता है। फिर पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो मोटा होता है, और कौन किस प्रकार का, आमतौर पर ये उत्तल लेंस होता है। फिर जहाँ इमेज बनती है, प्रकाश जो है आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है, उसको हम कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। और उसमें बहुत सारी तंत्रिकाएँ कोशिकाएँ होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दो तरह की तंत्रिका, दृग तंत्रिकाओं द्वारा वो आपके आँखों तक, मस्तिष्क तक वो पहुँचाया जाता है आँखों से। तंत्रिकाएँ कोशिकाएँ दो प्रकार की होती है। एक होती है शंकु, जो लाइट के लिए, जब लाइट बहुत ज़्यादा है मतलब कलर के लिए, रंग के लिए शंकु, और जब अंधेरे में हम देखते हैं तो शलाकाएँ जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। फिर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि कोई भी तंत्रिका नहीं होती, और वहाँ उस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। उसके बाद जो है प्रकाश जो है, कोई भी पिक्चर अगर हम देखें हमारे आँखों के सामने कितने देर तक रह सकता है, तो 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक। और इसीलिए जो चलचित्र बनाए जाते हैं वो 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हम कहाँ तक देख सकते हैं बिल्कुल पास, तो सामान्य नेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। फिर इसमें और ज़्यादा तो नहीं है आपका, इसके ये वाले ज़रूर कर लेना। हाँ, जो ब्रेल पद्धति से रिलेटेड, और यहाँ से ये वाला है, इसके ये आपने क्या सीखा कि पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना। इसमें अच्छे से दिया हुआ है, जैसे परावर्तन के नियम, ये अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद ये बहुलित परावर्तन, फिर सूर्य के प्रकाश जो सफ़ेद प्रकाश कहलाता है, इसमें 7 रंगों से मिलकर बनता है, इसके विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। फिर नेत्र के महत्वपूर्ण भाग क्या क्या होते हैं। ब्रेल पद्धति जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो चाक्षुष विकृत व्यक्ति के लिए। और इस प्रकार से हम ये आपका पूरा जितने भी चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए रिवीजन। इसको आप देख लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, और इसी में से लगभग आपका पूरा पेपर आएगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और जैसे ही मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा हम आपके आंसर की भी अपलोड कर देंगे, तो आप देख लेना फटाफट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।